आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट रिसर्चर, जी हाँ, जो जियो पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। उनसे हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा था, ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि आज शायद डील पर साइन हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ बात बनी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बर्थडे बहुत अच्छा मनाना चाहते थे कि हमारे बर्थडे कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वो अच्छा हुआ नहीं। लग रहा है ईरान माना नहीं, ईरान अपनी शर्तों पे अड़ा रहा। लेकिन है क्या, कहाँ रुकावट हुई, वजह क्या हो रही? और बैरूत पे इधर इजराइल हमले भी कर रहा है, अटैक कर रहा है। क्या इजराइल रुकावट अब भी बन रहा है, या कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्यों बातचीत आ करके रुक जा रही है? किसकी नजर लग जाती है? मैं यही जानूंगा ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी से। जी कैप्टन साहब, क्या लग रहा है, ये क्यों आकर के बात रुक जाती है कहीं ना कहीं, या फिर ये एक तरफा इश्क है? हाँ, शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। हो ये रहा है कि अमेरिका को कुछ कुछ टाइम के लिए इजराइल को दरकिनार करना पड़ेगा। अमेरिका को कुछ समय के लिए सोचना पड़ेगा कि इजराइल को और नेतन्याहू को बाद में समझा देंगे। और अमेरिका को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के बारे में सोचे। इसी तरह से ईरान को भी कुछ समय के लिए हिजबुल्लाह को भूल जाना पड़ेगा। ईरान को भी चाहिए कि पहले अमेरिका से डील साइन कर ले, और उसके बाद हिजबुल्लाह वाला मामला तो डिस्कस है ही, कर सकते हैं। दोनों पक्ष को देखिए, वैसे तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। भारत में अभी रात 12 बजे होने तक संडे है, और जेनेवा का टाइम हमसे 6 घंटे पीछे है। तो जेनेवा में तो संडे है कल सुबह तक। और अमेरिका में जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, मार्को रूबियो बैठे हैं, जेडी वांस बैठे हैं, वहां तो और भी 12 घंटे तक, यानी कल दोपहर के 12 बजे तक संडे है। डॉक्टर भी हो क्या रहा है ये समझना पड़ेगा। कहते हैं कि कॉमन मिनिमम एजेंडा, ये 10 पॉइंट रखते हैं, वो 15 पॉइंट रखते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि बातचीत 1 महीना 2 महीना चलेगी। कुछ पॉइंट हम्म। कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि बातचीत 3 महीने 6 महीने 2 साल भी चल सकती है। तो फिलहाल कॉमन हम्म। मिनिमम एजेंडा में सबसे जरूरी और सबसे आसान, जिसके लिए कि कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, कोई तैयारी नहीं चाहिए, वो है ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ईरान कह हम्म। रहा है कि हम्म। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दे, यानी ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी उठा दे। और हम्म। ईरान भी उसके 5 मिनट के बाद अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल देगा। तो अभी हम्म। जेनेवा टाइम में 6 घंटे और बाकी हैं, कल सुबह 6 बजे तक। और अभी न्यूयॉर्क वॉशिंगटन टाइम के हिसाब से 12 घंटे और बाकी हैं, कल दोपहर के 12 बजे तक संडे। ऐसी कोई बात नहीं है, सोमवार के दिन भी बातचीत चल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप जो है मुहर्रम के पहले एक माहौल बनाना चाहते हैं। दुनिया के मुस्लिम्स भाई लोग जो हैं, खासतौर शियास को थोड़ा राहत देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फ्रांस में जा रहे हैं G7 मीट के लिए, तो वहां छाती ठोक के जाके बोलना चाहते हैं कि मैंने एक और जंग बंद करा दी, अब मुझे ही नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, तो अभी कहाँ बंद करा दी? हमले तो जारी है, इसराइल को तो रोक ही नहीं रहा। सबसे बड़ा मसला तो ये है कैप्टन साहब कि इसराइल लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लगातार वो हमले कर रहा है। इसराइल को तो रोक ही नहीं पा रहे हैं। अब जो भी वजह हो, लेकिन वो आपकी बात सही है कि अभी वहाँ टाइम ये है, लेकिन कह रहे हैं हम तो जिनेवा कोई डेलीगेशन ही नहीं भेज रहे हैं। ये जो पल में तोला पल में माशा, अभी कुछ और तभी कुछ, इससे आपको नहीं लग रहा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ रहा है कि भाई उनको कोई भरोसा ही नहीं, अब कोई भरोसा ही नहीं करेगा? और जो अभी अमेरिका के लोग 85% समझ रहे थे कि नहीं इस बार बहुत सीरियस है डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर नॉन सीरियसनेस सामने आ रही है। हाँ, कुछ इंडिकेशन तो 24 घंटे पहले ये था कि सीरियस है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ने बताया कि जेनेवा में जो अमेरिकन एम्बेसी है स्विट्जरलैंड में, उसने जेडी वांस के लिए और विटकॉफ के लिए होटल के एकोमोडेशन बुक की हुई है। इसी तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ
और आसिम मुनीर ने भी अपना हवाई जहाज रेडी रखा हुआ था कि तुरंत टेक ऑफ करके जेनुआ चले जाएंगे। देखिए डॉक्टर रिजवी, ईरान को अब छोटा सा एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 3-4 दिन के लिए। वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए भी बनिस्बत हिजबुल्लाह। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो ईरान फिर से अपना ट्रेड चालू कर पाएगा, एक्सपोर्ट चालू कर पाएगा, कच्चा तेल गैस एक्सपोर्ट कर पाएगा, ईरान की इकोनॉमी थोड़ी दुरुस्त हो जाएगी, तो फिर वो हिजबुल्लाह को भविष्य में मदद दे सकता है। लेकिन अगर आप देखें, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो ईरान का तो सारा ट्रेड बंद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में बिलबिलाता हुआ ईरान तो नहीं कहूंगा, लेकिन कमजोर होता हुआ ईरान मुझे दिख रहा है। तो ईरान को चाहिए कि पहली प्रायोरिटी दे स्ट्रेट लेकिन ऑफ हॉर्मुज लेकिन को कैप्टन साहब, खुलवाने की। नहीं नहीं, लेकिन ईरान को तो ये ईरान कह रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ा सरमाया, ये तो हमारा परमाणु बम से भी ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है, और हम तो अब सिक्योरिटी मनी लेंगे, फीस लेंगे, हम तो इसको अब छोड़ नहीं सकते, और ये हमारे इख्तियार में है। तो अब वो तो इसे बहुत बड़ी अपनी ताकत समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो परेशान है भाई, अभी यूएई से पैसा जा ही रहा है, $100 बिलियन और उनको मिलने हैं, और इस पे उनका कब्जा बरकरार रहेगा। और तमाम लोग अब तैयार भी हो रहे हैं, नहीं ठीक है ईरान जो कर रहा है, भाई रूस भी इस बात से इत्तेफाक कर रहा है, चीन भी कर रहा है, हाँ मुस्लिम ममालिक भी कह रहे हैं नहीं ठीक है ठीक है। तो फिर इनसे क्या होगा? जब मियाँ बीबी राजी हाँ। तो क्या करेगा कल? हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करके ईरान ने दुनिया को उतना हिला दिया है जितना कि एक एटम बम भी नहीं हिला सकता था। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी देश, अमेरिका हो, ईरान हो या कोई भी देश, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के लिए को अगले 5 साल, 10 साल या 50 साल तक तो बंद नहीं कर सकता। कभी ना कभी तो खोलना पड़ेगा। इसकी बहुत बड़ी रीजन है कि एशिया के सारे देश ईरान से कच्चा तेल लेना चाहते हैं। भारत भी ईरान से कच्चा तेल लेना चाहता है। अमेरिका ने ऑलरेडी इंडिकेशन दिए हैं कि वह एशिया के देशों को, भारत को भी ईरान से कच्चा तेल लाने देगा। तो ये एशिया के देश ईरान से तभी कच्चा तेल ला पाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएंगे इस प्रोसेस को फिर से स्ट्रीमलाइन होने में, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होगा। इस देखिए, जब हम कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूक्लियर बम के बराबर है, वो ईरान का दूसरे देशों पर दबाव डालने के लिए न्यूक्लियर बम के बराबर है। यानी भारत हिल गया, जापान हिल गया, नॉर्थ कोरिया हिल गया, ऑस्ट्रेलिया हिल गया, मलेशिया हिल गया। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से यूरोप को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप अपनी जरूरत का मात्र 4% लेता था पर्शियन गल्फ से। अमेरिका को तो फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि अमेरिका जो है अपनी जरूरत का सिर्फ 1% लेता था पर्शियन गल्फ कंट्रीज से। तो एटम बम के बराबर है, लेकिन एटम बम से नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान हो रहा है एशिया के देशों को। तो एशिया के देश जो हैं वो, जैसे भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, हम नॉर्थ कोरिया है, हम सब चाहते हैं कि हम ईरान से कच्चा तेल मंगाएं। उसके लिए दोस्ती हमारी बहुत मजबूत है। ईरान ने भी लेकिन कहा है असर कि तो कैप्टन साहब असर तो अमेरिका में भी दिखाई दे रहा है, वहां पे भी बताते हैं कि इसकी वजह से प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाइक हो गए हैं। हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका पे भी असर पड़ा है। अमेरिका में तो जो गैस, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, $3 के हिसाब से बिकता था प्रति गैलन, अब वो $4 तक चला गया है प्रति गैलन। और अमेरिका के दूसरे इंडस्ट्रीज पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। अमेरिका को एक आसानी ये है कि अमेरिका जो है आस्ते आस्ते, जहां तक कच्चे तेल की बात है, वो सरप्लस कच्चा तेल अमेरिका के पास होता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज है वो एक 10 साल पहले उन्होंने शेल गैस की खोज कर ली थी। ये पत्थरों के अंदर से निकलता है। तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में शेल गैस का उत्पादन हो रहा है। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो आस्ते आस्ते केरोसिन, डीजल, पेट्रोल से दूर हट रही हैं, गैस से दूर हट रही हैं, शेल का इस्तेमाल कर रही हैं। तो
ऊपर से वहां उनको वेनेजुएला का कच्चा तेल पूरी की तरह मिल गया। तो अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो जरूरत तो नहीं फिर पड़ेगी महंगाई अभी क्यों? उनके पास। तो महंगाई हाँ क्यों वो कैप्टन साहब? हाँ वो महंगाई इसलिए है क्योंकि पूरे दुनिया में जो कच्चे तेल की कमी का एक असर है, एशिया में खासतौर से, अफ्रीका में खासतौर से, एशिया में देखिए फिलीपींस में 80% अगर बढ़ गया तो अमेरिका में भी 30% बढ़ेगा। एक चीज बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में इन चीजों की जो प्राइसिंग है उनकी सरकार नहीं तय करती है। ये फ्री इकोनॉमी है, यानी प्राइवेट जो उनके बिजनेसमैन हैं वो तय करते हैं कि कोई भी चीज वो घंटे के घंटे हर रोज पढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बिल्कुल अ, भारत में जैसे हमने 8% की बढ़ोतरी की है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि भारत में बाकी 30% कंपनसेशन कहाँ से हो रहा है। भारत सरकार ने ऑयल कंपनीज को बोला हुआ है, आईओसी, एचपीसी, बीपीसी को, उस नुकसान को झेल जाने के लिए अपनी जो फायदा है उससे जनता को जो चोट लगनी है उस चोट को कम करने के लिए भारत में, तो इसलिए भारत में पता नहीं लगा। लेकिन अगर आप देखें बाकी दुनिया के मुल्क में, यूरोप में भी कच्चे तेल की कीमत काफी बढ़ गई है। डॉक्टर रिजवी ये देखिए, मैं ये समझाना चाहता हूं कि ईरान हमेशा के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। मैं बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ईरान के बिल्कुल लोगों बिल्कुल को कमजोर नहीं बता रहा हूं, ईरान के लोग बहादुर हैं। ना ही मैं आईआरजीसी की जो लड़ने की क्षमता है या जज्बा है उसको कम करके आंक रहा हूं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के पास हथियार कम है। वो इस तरह की लड़ाई 5 साल 10 साल नहीं लड़ सकते। ऐसा सोचना कि जैसे वियतनाम ने 10 साल लड़ा, ईरान के लिए मुश्किल है लड़ना। ऐसा सोचना कि जैसे तालिबान ने अमेरिका से 21 साल तक लड़ाई की, 2000 से लेके 2021 तक, ईरान के लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ईरान ऐसा मुल्क है जहां काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। आज की तारीख में ईरान तो अपने अखरोट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, अपने कालीन, अपने गलीचों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ईरान बहादुरी से लड़ सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन अ, ये सोचना कि ईरान इतना महान और पावरफुल और जिगरा वाला देश है, रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा हैं कि वो अनंत काल के लिए इनफाइनाइट लूज युद्ध लड़ सकता है, ये मिलिट्री तौर पर सही नहीं है। जी। नहीं नहीं बिल्कुल सही है और ईरान लड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन ईरान का जो तजर्बा रहा है वो 8 साल जंग जब इराक से हुई थी तो आपको मालूम होगा कि वो लड़ रहा है। फिर आप देखिए कि लगातार चाहे जून में 12 दिन हो चाहे वे 40 दिन हो, और ईरान की पावर कहीं तक कम नहीं दिखाई दी। और चीन और रूस मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके भी अपने मफादात हैं। तो इसलिए ईरान को कहेंगे ठीक है, तो चोर से कहे चोरी करो और शाह से कहे जागते रहो, तो वो भी चलता रहेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अब कुछ कह नहीं सकते कि कौन कब तक लड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो ईरान के बारे में ये था कि भाई ईरान तो कुछ कर ही नहीं सकता, ईरान टे बोल जाएगा। लेकिन सबने देखा कि ईरान किस तरह से वो एयर डिफेंस सिस्टम में भी स्ट्रांग हो रहा है, न्यूक्लियर पावर। तो बहरहाल बहुत सारे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो, जंग ना हो। और स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो ईरान बंद नहीं कर रहा है, वो कह रहा है नाकाबंदी तो अमेरिका ने कर रखी है, हम तो अपनी शर्तों पे खोल रहे हैं, हमें थोड़े से पैसे दे दो ताकि हमारा अपना घर चलता रहे, बाकी तुम अपना ले जाओ, हमें कुछ और नहीं करना है। तो बहरहाल कैप्टन साहब, इस पे नजर आप भी रखिए, हम भी रख रहे हैं, और यही कोशिश होगी कि ये जंग ना हो, जैसा कि हम लोग हमेशा कहते रहे। हम भारतीयों की यही सोच है कि जंग जो है वो मसले काल नहीं है, मसले काल ये है कि बातचीत हो, बातचीत होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप से हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी मुलाकात करेंगे तो वो समझाएंगे कि भाई बंद करो, और हम पे भी हमले बंद करो, इससे आपकी छवि खराब हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपसे फिर अपडेट्स लेंगे। और बहुत अच्छा तजिया किया, तबसरा किया, उसके लिए खुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।